नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। प्रदेश में उपचुनाव की आहट शुरू हो चुकी है। 200 में से 6 सीटें जिन पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, 5 वो सीटें जिनके विधायकों ने सांसद के चुनाव लड़े, सांसद बन गए और विधायकी से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण ये सीटें खाली हो गई हैं। तो वहीं एक सीट सलुम्बर, जहां से निवर्तमान विधायक के निधन से ये सीट खाली हो गई है। इन 5 सीटों पर विपक्षी पार्टियों के विधायक थे। सलुम्बर सीट पर बीजेपी के विधायक थे जिनका निधन हो गया है। कुल मिलाकर 6 सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि ये उपचुनाव सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि बहुमत का जो फिगर है उससे ऊपर है बीजेपी, और ये चुनाव परिणाम सत्ता रहेगी या जाएगी इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे। हालांकि सरकार के कामकाज पर मुहर लगने के लिए सत्ताधारी दल को अपनी पीठ थपथपाने के लिए एक मौका जरूर है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं भजनलाल सरकार पर। तो यह भी कहीं न कहीं अग्नि परीक्षा जरूर है भजनलाल सरकार की, नए बीजेपी के कप्तान मदन राठौड़ की। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज का एजेंडा में उपचुनाव को लेकर 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जी जाखड़। भीमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भीमराज जी, उपचुनाव आ रहे हैं, हालांकि जो चुनाव परिणाम होंगे या फिर ये चुनाव है, इसमें इतनी ज्यादा रोचकता नहीं होगी क्योंकि सरकार गिराने के लिए ये चुनाव नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन के लिए ये चुनाव नहीं होगा। सिर्फ अपनी विचारधारा और जिस प्रकार से जो राज सत्ताधारी दल चला रहा है उसको आईना दिखाने के लिए आप लोगों के लिए एक मौका रहेगा कि प्रदेश की जनता ने सरकार बनने के बाद भी बीजेपी को नकार दिया है और आपके पास मौका है क्योंकि विपक्षी दल है। 5 सीटें आप लोगों के पास में है, क्या 5 सीटें यथावत रख पाएंगे उपचुनाव में? देखिए आशीष जी, 6 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, जिसमें एक सीट आपने अभी बताया कि वो बीजेपी के माननीय विधायक थे जिनकी कैजुअलिटी होगी, उसकी वजह से ये 5 सीटें विपक्षी पार्टी ने खाली की है क्योंकि हम वहाँ सांसद का चुनाव जीत गए हमारे नेता, और हमने सांसदों ने इस्तीफे दे दिए, खाली हो गई। सवाल ये उठता है कि ये चुनाव ये बताएगा जनता को क्या हमने 2023 में जो सरकार चुनी थी क्या वो उम्मीदों पे खरी उतरी है, क्या जिन वादों और जिन दावों के साथ ये सरकार सत्ता में वो पूरे कर पाई है, क्या ये बताएंगे कि जनता का जो मान मनोबल सरकार को रखना था जिन एजेंडों को, तो क्या वो पूरा कर पाएंगे। यहाँ देखने वाला विषय होगा कि जो नहीं सहेगा राजस्थान, ये स्लोगन इन्होंने चलाया, क्या वो स्लोगन धरातल पे उतरा या नहीं उतरा। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जाएगा और ये चुनाव सरकार को एक बढ़िया आईना दिखाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूँ और हमारी पार्टी दावा करती है कि 6 की 6 सीटें कांग्रेस का जो गठबंधन है या कांग्रेस पार्टी है, गठबंधन का तो आगे भविष्य के गर्त में सवाल है, पर बीजेपी कहीं आपको दिखेगी नहीं और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो भी घटेगा और बीजेपी को बहुत बड़ा आईना दिखाएगा। और कहावत जो लोकसभा चुनाव में चली थी कि मोरिया बोलेंगे, तो 6 की 6 सीटों पे बीजेपी के मोरिया बोलेंगे। इस चुनाव में रोचक तथ्य क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। रोचक तथ्य ये होगा, 8 महीने हो गए सरकार को आए, सरकार एक चीज ये बता दें कि हमने किसानों के लिए तो ये काम किया, हमने मजदूरों के लिए काम किया, बिजली के बड़े बड़े बातें करते थे, बिजली के सरचार्ज लेके लूट रहे हैं और बिजली भी नहीं दे पा रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार ने धौलपुर थर्मल पावर गैस आधारित प्लांट बनाया, आते इन्होंने बंद किया। इंदिरा गांधी नहर का रिनोवेशन पिछले 7 साल से चल रहा था और उसको बीजेपी ने आते ही शुरू किया, जो पंजाब के अंदर और राजस्थान दोनों जगह रीलाइनिंग काम करता, उसको आते ही इन्होंने बंद किया। और इनकी सरकार बनते ही 1200 क्यूसेक पानी काटा गया। 2021 के फसल बीमा को लेकर आज भी किसान सड़कों के ऊपर हैं। हम पूछना चाहते हैं आखिर तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, 8 महीनों के किसानों का प्रीमियम क्यों नहीं और बीमा क्यों नहीं आ रहा, और जबकि कंपनियों ने प्रीमियम की राशि बढ़ा दी है किसानों की, तो आप उस पर भी कुछ नहीं बोले। दूसरा हम पूछना चाहते हैं कि जो गोंड मंडियां किसानों के लिए राजस्थान की सरकार ने खोली थी 1000 गाड़ियां, आपने आते उनको बंद क्यों किया। तीसरा एक चीज और है कि सरसों के जो रेट मिली थी किसानों को पिछले साल के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट में 2023 में वो रेटें नहीं मिली। उसका कारण ये था पॉम ऑयल, सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल पे जो एक्साइज ड्यूटी थी 38%, उसको घटा के सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5% कर दिया, जिससे सरसों जो 6000 रुपये बिकती थी वो सरसों 4500 रुपये आ गई। किसानों की क्या गलती थी इनमें? और सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ? जहाँ से मुख्यमंत्री जी भरतपुर से आते हैं, उस भरतपुर के अंदर हुआ। तीसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि जो बाढ़ के अंदर, आज मुख्यमंत्री जी विदेश दौरों पे हैं, बाढ़ के कारण जो भारी बारिश के कारण जो लोगों को जनहानि हुई है, पशुधन की हानि हुई है, फसलों की हानि है, उसके अंदर सरकार का न तो कोई बयान आया, न कोई मुआवजे की घोषणा हुई, न सर्वे की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री विदेश दौरों पे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं निवेशकों को लाऊंगा। आज के अखबार की चर्चाएं सुर्खियां हैं कि जो एक्सपोर्टर हैं उनको पर्याप्त बैंकों से लोन नहीं मिल रहा, क्योंकि वो पूरा अपना ऑर्डर है वो सप्लाई नहीं दे पा रहे, जो क्रिसमस का और दीपावली का ऑर्डर है। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या भजनलाल जी इस बारे में कुछ बोलेंगे? और जो एक्सपोर्टर हैं और जिन बैंकों से उनको लोन मिलना है वो केंद्र सरकार की सूची के विषय हैं, और केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी सरकार के बीजेपी के नेता बताएंगे वहां जाके जो व्यापारी है उनको। और जो जीएसटी लाके इन्होंने जो मजोले व्यापारियों का व्यापार छीना है वो देखिए भीमराव जी, जीएसटी का जो मुद्दा था वो उसके बाद तो कई चुनाव हो गए, उसके बाद तो केंद्र का चुनाव भी हो चुका है और ये तो उपचुनाव है। उपचुनाव में जहां तक मैं समझता हूं कि जीएसटी का इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहने वाला है। हालांकि जो बेसिक जरूरतें हैं, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर, पानी की अगर बात करें, ईआरसीपी की जो बात की जा रही थी, ईआरसीपी को लेकर के जो बातें की जा रही थी, तो आज अगर देखें तो ईआरसीपी को लेकर एमओयू कर दिया गया, यमुना जल समझौते को लेकर एमओयू कर दिया गया। तो कहीं न कहीं ये जो जल समझौते हैं, एक मैसेज देने का प्रयास किया गया पानी की व्यवस्था के लिए प्रदेश की जनता को कि सरकार बनने के साथ ही सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई। चुनावी मुद्दा था, ईआरसीपी को लेकर के लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार बनते ही ईआरसीपी को लेकर के एमओयू किया गया है। डबल इंजन की सरकार की जो बातें आप कर रहे थे वो कहीं न कहीं अब यहां पर पूरी होती नजर आ रही है। मैं आपको बताता हूं, यमुना जल समझौते का एमओयू यदि जनता के लिए किया गया है और मैं बीजेपी सरकार यदि वो जनता का ले, क्योंकि ये कांग्रेस बीजेपी के लिए एमओयू तो हुआ नहीं है, एमओयू तो जनता के लिए हुआ है, तो जनता को इनको एमओयू दिखाना चाहिए। एमओयू में बीजेपी के जो तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा था कि जो बाढ़ का सरप्लस पानी होगा वो पानी देंगे हम और पानी आपको नहीं देंगे। दूसरी बात है, चलिए ईआरसीपी का मैं क्लियर कर देता हूँ। भीमराव जी लगातार आरोप लगा रहे थे कि सत्ताधारी दल सरकार में तो है लेकिन सरकार दिख नहीं रही है और सरकार विदेशों में मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं और प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। चाहे बाढ़ राहत की बात करें, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के आम जनता परेशान हो रही है और इसका खामियाजा उपचुनाव में सत्ताधारी दल को उठाना पड़ेगा। देखिए कि आरोप प्रत्यारोप तो बिल्कुल चलते रहते हैं, लेकिन जनता आश्वस्त है और जनता देख भी रही है कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो सत्ता है वास्तव में किस प्रकार से काम कर रही है और जैसा परिणाम सामने आ रहे हैं वो भी जनता के सामने है। सिर्फ बातें बनाने से, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप सबसे पहले बात करें हम राजस्थान जो एक पूरे देश में एक परसेप्शन सा बना हुआ है कि सूखा प्रदेश की जो हमेशा जो विचारधारा होती है वो कहीं ना कहीं निश्चित ही आपको देख लो खत्म होती भी नजर आ रही है। और मैं सबसे पहले बात करूंगा राजस्थान में तो ईआरसीपी की। आप ईआरसीपी कल ही की बात करें तो नौनेरा बांध जो है कि बिल्कुल बन करके तैयार है और ये राजस्थान वासियों के लिए, इस प्रदेश के वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। और ये नौनेरा बांध को लेकर के सुमित जी लगातार विपक्ष हमलावर है। क्या एमओयू आप लोगों ने किया है, क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में वो चीजें बताई जा रही है? और भी नहीं तो आप पब्लिक डोमेन में बेसिक जो डेटा है वो तो बता सकते हैं कि इतना पानी लेंगे, अदर जो स्टेट है उनसे हमारे को इतना पानी मिलने वाला है, इन बांधों में ये पानी जाएगा, इनको फायदा मिलेगा। तो बेसिक जानकारी तो साझा की जा सकती है कि क्यों विपक्ष को मुद्दा दिया जा रहा है एमओयू को लेकर। देखिए मुद्दे की बात नहीं है, राजस्थान की जो समस्या थी, मूल समस्या पानी की, उस समस्या को हम बिल्कुल प्रायोरिटी पे लेकर के काम कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से काली सिंध और पार्वती नदी का बिल्कुल पानी जो नौनेरा बांध में बिल्कुल आ गया है। हमारी पूर्व सरकार जो वसुंधरा जी की सरकार थी 2017 में जब ये कार्य शुरू हुआ था, लेकिन मैं बीच में ये भी कहना चाहूंगा कि 2018 से 2023 में ईआरसीपी को रोकने का काम यदि किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सत्ता, अशोक गहलोत जी की सत्ता ने किया था। लेकिन फिर दोबारा जैसा अभी आप कह भी रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, वास्तव में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार के साथ में जनता को लाभ भी मिलेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नौनेरा बांध बनकर के तैयार है। इस पर आपने आरोप लगाए हैं और कांग्रेस को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो उस वक्त में तत्कालीन मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, वादा खिलाफी की है। प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने वादा किया था, वो वादा उन्होंने निभाया नहीं, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना था वो दिया नहीं। तो ये योजना को अटकाने का काम किया किसने? आप कहते हो कांग्रेस ने अटकाया, कांग्रेस कहती है बीजेपी ने अटकाया।
अटकाने का प्रयास ऐसा है कि इनको ये लग रहा था, क्योंकि पिछले 5 साल जो कांग्रेस सत्ता में रही तो ये हमेशा अपनी सीट बजाने में लगे हुए थे। जब जनता इनसे प्रश्न पूछ रही थी, जिस प्रकार उस समय भी जो डिबेट चल रही थी या जनता से आपसी संवाद चल रहा था, इनके नेताओं का संवाद चल रहा था, तो उस समय इनको एक नेगेटिव फीडबैक मिल रहा था कि ये बिल्कुल जाने वाली है कांग्रेस, और परिणाम जनता ने 2024 में 23 में दिए भी इनको। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि ये केंद्र की जो एक बड़ी योजना थी राजस्थान को अन्य राज्यों से नदियों को जोड़ने का, और ये कार्य शुरू हो भी चुका था, लेकिन निश्चित ही इन्होंने रोकने का कार्य किया। मैं समझता हूं अगर ये रोकने का कार्य नहीं करते तो इसको 2022 में पूरा होना था। अगर ये बिल्कुल सहयोग करते केंद्र सरकार का, इस मामले में गजेंद्र सिंह जी ने कई बार बयान भी दिए और जनता बिल्कुल जानती भी है। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं तो सिर्फ उदाहरण के साथ ये कहना चाहूंगा आदरणीय कि अगर ऐसा होता तो आज भजनलाल जी की सरकार आते ही बांध भी तैयार है और उसमें आवक भी शुरू हो गई है। अगले 5 दिनों तक NH 70 बंद रहेगा और लगातार उसमें पानी की आवक है। और मैं निश्चित जनता से आश्वस्त करना चाहूंगा कि जनता ने जो वोट दिया डबल इंजन की सरकार को, उसका फायदा निश्चित ही मिलेगा। लगभग राजस्थान की 1/3 आबादी, पूर्वी जो हमारे राजस्थान है, लगभग 13 जिलों को इससे पानी मिलेगा। और वैसे निश्चित ही जैसा अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान थे कि भगवान मतलब गिरिराज महाराज कृष्ण भगवान कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में इस बार भगवान की कृपा हुई है राजस्थान पर। और आप देखेंगे कि जितनी बरसात एक सामान्य बारिश होनी चाहिए थी, लगभग उससे 2.25 गुना 1.80 लगभग उतनी बरसात ज्यादा हुई है। तो निश्चित ही हम सनातन संस्कृति के आदमी हैं, निश्चित भगवान को मानते हैं और उस पर आस्था रखते हैं, और उस आस्था का हमको फल भी मिला। लेकिन भजनलाल जी सिर्फ आस्था के साथ में अपने कार्यों पर भी, अपने आत्मविश्वास पर भी टिके हुए हैं। और आते ही आप देखिए कि जो वादा हमने घोषणा पत्र में किया था, वो वादे लगभग बिल्कुल भीमराज जी पूरे कर चुके हैं। भीमराज जी कुछ कहना चाहते हैं? भीमराज जी, उपचुनाव पर केंद्रित इस चर्चा को रखना है, केवल ERCP की चर्चा बना करके नहीं रखना है। जो जिस प्रकार से कहा गया, सुमित जी ने कहा कि सिर्फ राजनीति की जा रही थी और अटकाने का काम किया तो सिर्फ कांग्रेस ने किया, और आप कह रहे हैं कि MOU सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो यमुना जल समझौता है, अभी मेरे मित्र श्रीमाल जी बता रहे थे, यमुना जल समझौता का जो MOU है, क्या वो जनता के सामने लाया जाएगा? वो अभी तक जनता के सामने नहीं है कि आप क्या MOU किया। MOU तो जनता के लिए किया है, कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, कोई पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए, सब जनता का है। वहां सभी जाति सर्व धर्म को, किसान मजदूर सब के लिए। दूसरा, मेरे मित्र ने ERCP का जिक्र किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 3200 क्यूसेक उसका समझौता किया था, इन्होंने 2400 का किया है। 2400 में से मैं आपको बताऊं आशीष जी, 1781 क्यूसेक तो सिर्फ पीने के लिए, 286 इंडस्ट्रीज के लिए। जब तक 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित नहीं तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होती है। तो क्या ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो पाएगी? दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बिजली के लिए लोग आज परेशान हैं। बिजली का सरचार्ज इन्होंने आते इन्होंने बढ़ाया, कह रहे थे कि जनता को ये बिजली के नाम पे लूट रहे हैं। दूसरा, में पेट्रोल डीजल इन्होंने सस्ता करने का वादा इन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में किया था, वो अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा, मैं निर्यातों का कहना चाहता हूं, आज सरकार बनने के बाद में रेटें तो घटाई, केंद्र ने भी घटाई और राज्य ने भी घटाई। 2% वेट की रेट कम की गई। जाखड़ जी, एक मिनट, मैं बता रहा हूं, उसका मैं मुझे ध्यान है। बट आपका वादा यह था कि हम हरियाणा और पंजाब के बराबर करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कृषि के ऊपर राजस्थान 80% निर्भर है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा मोदी जी लेके आए, जिसके अंदर 40,000 करोड़ का घोटाला है। पर राजस्थान के किसान 2021 के लेकर आज भी परेशान है। योजना आपकी, बैंकिंग सेक्टर आपका, आधार कार्ड आपका, डबल इंजन की सरकार 8 महीने हो गए, आपने अभी तक बीमा नहीं दिलवाया। और शराब तस्करी, हरियाणा से आपका स्टेट है। एक सेकंड, अरे एक मिनट रुको, अरे सुने, जो यार झूठे नहीं है, एक सेकंड, झूठे, अरे एक मिनट रुकिए सर शिवपाल जी। यदि आपको यकीन नहीं हो, मैं यहां बैठा हूं, 10 कंपनियां हैं, जिसमें 3 तो सरकारी है और 7 प्राइवेट है, आप पढ़ लेना। और वो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आपके गुजरात जहां से प्रधानमंत्री जाते हैं वहां लागू नहीं है, आंध्र प्रदेश में लागू नहीं है, क्योंकि जो स्टेट एग्री करता है तब लागू होती है, राजस्थान में लागू। आप पढ़ के आना तैयारी करके। और 2021 तक आंकड़ा है, उन 7 कंपनियां 40,000 करोड़ के बेनिफिट में तो कैसे हैं, जबकि सरकारी नो लॉस नो प्रॉफिट में। और आपने इस बार उन कंपनियों के प्रीमियम उन्होंने डबल कर दिया, जबकि जो क्लेम है उसको घटा दिया गया। मैं आपसे अभी इसके ऊपर आपसे कभी डिबेट बुला देना, ये मेरा चैलेंज है, और आप कभी भी मेरे से आप इस बात को पूछें। एक सेकंड
क्योंकि श्रीमाल जी आपका नंबर आया, बोलिए। चिरंजीवी योजना को लेकर इन्होंने बंद किया और हम पूछना चाहते हैं जो आयुष्मान कार्ड है जिसमें 36 करोड़ लोग हिंदुस्तान में उसमें एलिजिबल है, जिसमें से 3 करोड़ के लोग के कार्ड बने हैं और 1 करोड़ 45 लाख खाली यूपी के कार्ड बने। ये दिसंबर 2018 तक का आंकड़ा है। पर आप बताइए उनका आप कैसे कर पाओगे? चिरंजीवी योजना लाके लोग परेशान हो रहे हैं। और नरेगा मजदूरों को जो केंद्र सरकार ने निकाला था 10 करोड़ 70 लाख को लोकसभा चुनाव से पहले, क्या उसके ऊपर सरकार का कोई डिसीजन हो पाए? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुमित जी से। सुमित जी, जिस प्रकार से सवालों की झड़ी लगा दी है भीमराज जी ने, बिजली को लेकर सरचार्ज की बात इन्होंने कही है, साथ ही साथ चिकित्सा की बात करें तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात इन्होंने की है कि वो फैसिलिटी थी उसको कम कर दिया गया है। तो क्या ये उपचुनाव पर असर डालेंगे ये मुद्दे? बड़ी चुनौती, क्योंकि आपके लिए दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती तो ये कि 5 जो सीटें हैं, 6 में से 5 सीटें विपक्षी दलों के पास थी, वो सांसद बन चुके हैं, उनका वर्चस्व बढ़ गया है इलाके में, उनकी पकड़ बढ़ चुकी है। और ऐसे में हालांकि सरकार पे किसी प्रकार का कोई खतरा इन 6 सीटों से नहीं होने वाला है, तो यहां पर सत्ताधारी दल के लिए बड़ी चुनौती ये कि ये 5 जो सीटें हैं उनको, उनमें से कुछ सीटें अगर आप अपने नाम कर पाते हैं तो जनता के बीच में जा सकते हैं, अपनी पेट थपथपा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो बिजली की बात की जा रही है, 100 यूनिट फ्री देने की बात गहलोत जी ने की थी, और अभी सरचार्ज देखा जाए तो सरचार्ज बढ़ाकर के जनता से वसूली की जा रही है, जिस प्रकार का आरोप भीमराज जी लगा रहे हैं। ऐसे ही जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर के, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पानी हो, चाहे ये फसल बीमा की बात कर रहे थे, तो ये दोहरी चुनौती जिससे निपटना बीजेपी के लिए काफी चैलेंजिंग होगा। देखिए, चैलेंजिंग तो जो घोषणा पत्र जब व्यक्ति जब चुनाव होता है जब देते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते तो वो चैलेंजिंग होती है। पीठ थपथपाने की बात करें तो जनता वास्तव में सरकार की पीठ थपथपाती है जब वो अच्छे कार्य करते हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले जो उपचुनाव हैं, 6 सीटें निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो 6 की 6 सीटें आने वाली हैं, क्योंकि पूर्व के किए गए कार्य के देख करके ही निश्चित ही जनता अंक देती है, निश्चित ही जनता वोट देती है। इसलिए तो 2023 में इनको दिया और सत्ता से बाहर कर दिया अशोक गहलोत जी को, क्योंकि ये 5 साल लगातार लड़ते रहे। अब आप देखिए कि मैं आपको बता रहा हूं, ईआरसीपी आते ही नोनेरा बांध बन गया, ईआरसीपी का कार्य तेजी से चालू है। आप कह रहे हो जल के लिए 11,200 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री जी की तरफ से बिल्कुल इस के अंतर्गत कार्यक्रम बिल्कुल चालू है, जल स्वावलंबन के अंतर्गत। दूसरी बात, आप बिजली की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, बिजली में जो गड़बड़ करी थी वो तो कांग्रेस की सरकार ने करी थी। आप देखिए कि हमारे पड़ोसी राज्यों से 17 रुपए यूनिट की बिजली लेकर के इन्होंने राज्य की जनता को बिजली दी, वो भी दिन में कभी किसानों को बिजली नहीं दे पाए। लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं और कह भी रहा हूं, आप सुनिए कि इस बार हम बिल्कुल सूर्य घर योजना बिल्कुल 78,000 रुपए तक सब्सिडी हम देने वाले हैं और लगातार दे भी रहे हैं। तीसरी बात, मैं बिजली के लिए कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को वैसे कार्य करने होते हैं, लेकिन इनको आत्मनिर्भर तो कभी बनना ही नहीं था। इनको तो लगातार भ्रष्टाचार करने थे। कभी जनता को आप 8 रुपए यूनिट में दे रहे हो और 17 रुपए यूनिट में ले रहे हो, वो 9 रुपए कितने दिन तक भरेंगे? दूसरी बात, ये जो झूठी जुमलेबाजी, जो फ्री की बातें कर रहे थे, फ्री में मोबाइल बांटना और तरह तरह की इन्होंने जुमलेबाजियां करी, वो जनता बिल्कुल जानती है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सच्चाई पर आइए, आपका जो उद्देश्य है वो गलत नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का उद्देश्य सवाल रहा है। बिल्कुल, आप देखिए, पूर्व में इंदिरा गांधी जी शुरू से कहती आई थी कि देश की गरीबी हटाएंगे, और उनके पोते भी अभी गरीबी हटाने का नारा देते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, सिर्फ नारे देने से और प्रवक्ताओं के कहने से कार्य नहीं होता, लेकिन ऐसे कर्म में नरेगा पे मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा जी ने मैंने 10 करोड़ ही ऐसे कार्य किए मजदूरों का बताइए, मैंने अभी आपको बताया। और स्वावलंबन के अंदर आपने कैसे रोजगार के लिए आपने भ्रष्टाचार ऐसा बचाया, अभी आप बताइए, आरपीएससी के कच्चा तेल 40% सस्ता होगा, महंगाई पे किसानों को बोला गया। भीमराज जी, आपका नंबर आया, बोलिए। आप देखिए कि अभी सील खोली गई और अभी तक 150 से ऊपर बिल्कुल जो इसके अंदर लिप्त थे वो गिरफ्तार हुए। इनकी सरकार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप कह रहे हैं रोजगार 70,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। यहाँ पर ये पेट्रोल की बातें कर रहे थे, पेट्रोल की दरें 2% दर कम करके राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया। देश में नंबर 1 पर बिल्कुल कांग्रेस की सत्ता में देश में नंबर 1 पेट्रोल रेट की दरों में नंबर 1 बना दिया था इन्होंने महिला बिल्कुल सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति इनकी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आज जीरो टॉलरेंस की नीति
कानून व्यवस्था को साथ में लेते हुए बिल्कुल आप देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है। आप जल को ले लीजिए, बिजली को ले लीजिए, रोजगार को ले लीजिए, महिलाओं के लिए ले लीजिए, किसानों के लिए ले लीजिए। ये कह रहे हैं कि किसानों की चलिए घोषणा पत्र में वादा किया था। चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आप दोनों को सुमित जी भीमराज जी उपचुनाव पर आज की चर्चा है, ठीक है। 6,000 से बढ़ाकर 8,000 किसने करे? भारतीय जनता ठीक है, पार्टी ने करे। ठीक है। 2% वेट करे किसने कम ठीक करी? है, भीमराज जी, सुमित जी, सुमित जी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ठीक है, सुमित जी, ऐसी इस तरीके से आत्मविश्वास ठीक है, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है, सुमित, ये भ्रष्टाचार जब से देश आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक सबसे बड़ा कांग्रेस भ्रष्टाचार करती आई है। सुमित जी, बोलने से सुमित जी, चलिए एक एक करके अपनी बात चलिए, समय की सीमा है। सुमित जी, भीमराज जी, भीमराज जी, समय की सीमा है। वैसा आज तक किसी पूरे देश की जनता को गर्भ में लाके रख दिया। सबसे बड़ा पेपर घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला भीमराज जी, सुमित जी, भीमराज जी, शासित पार्टी के कार्यकर्ता होने की बात। भीमराज जी, सुमित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सुमित जी, अनुशासन के साथ में बिल्कुल, चलिए आप दोनों ने अपनी बातें रखी है। आप ठीक है, कांग्रेस ने कर्म ही ऐसे करे। आप आशीष जी, कांग्रेस ने कर्म ही ऐसे करे। ठीक है, ये कर्मों का लेखा जोखा बिल्कुल, इसके लिए दिल मुद्दे होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जो देश को बिल्कुल ऊपर ले जा रहे हैं, बिल्कुल वहां मान बढ़ा रहे हैं। और इसके परिणाम स्वरूप आप देखिए बाहरी अर्थव्यवस्था से। ठीक है, समय की सीमा है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समय की सीमा है और उपचुनाव को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ आप दोनों को 1-1 मिनट का समय है। आप दोनों अपनी अपनी बात रखें। उपचुनाव में आप जाने वाले हैं, कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर के भीमराज जी कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी दल को घेरने वाली है, उपचुनाव में जनता के बीच में जाने वाली है? कौन से वो मुद्दे होंगे जो उपचुनाव में आप लेकर के जाने वाले होंगे? क्योंकि और सारे मुद्दों की अगर बात करेंगे तो डिबेट का टाइम छोटा पड़ जाएगा। भीमराज जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि किसानों के साथ जो घोर अन्याय बीजेपी कर रही है, आते ही गौण मंडियों को बंद किया गया और महंगाई 43% कच्चा तेल सस्ता होने के बाद इन्होंने सस्ता नहीं किया और बिजली के नाम पर इन्होंने जो लूट मचाई अभी तक शुरू की है वो होगी। और जो 76 लाख लोगों को हम एलपीजी सिलेंडर दे रहे थे, इन्होंने खाली 65 लाख लोगों को दिया है। बारी बारी झूठ नहीं है, 76 आंकड़ा पढ़ के आइए। आपका भी आपका समय सुमित जी, आपके पास डिजिटल प्लेट के नंबर के नाम पर जो घोटाला हुआ उसका हम कहना चाहेंगे। और चिरंजीवी योजना इन्होंने लाते ही इन्होंने बंद की और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो एक घोटाला है और उसके अंदर किसानों को 2021 का क्लेम बकाया और प्रीमियम बता दिया। और शराब तस्करी जो मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि कैसे 7 जिलों को पार करके तस्कर चला है। और अपराध का आंकड़ा, महिलाओं का अपराध ले लीजिए, लूट ले लीजिए, डकैती ले लीजिए, वो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उस पर इनका कंट्रोल नहीं है। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमने इतने दिन सुना था कि मुख्यमंत्री जी होते हैं और उनकी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, पर अब की बार इन्होंने नया रिवाज चलाया। एक मुख्यमंत्री सुधांशु पंत को नियुक्त किया है। यहाँ कोई काम होता है तो सुधांशु पंत कहते हैं मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं है, खाली ठीक है। ये सारे मुद्दे दौरों के अलावा बिल्कुल, ये सारे मुद्दे लेकर के आप जाने वाले हैं जनता के बीच में। सुमित जी, सत्ताधारी दल कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर के जनता के बीच जाने वाला है और जनता से वोट की अपील करने वाला है? बिल्कुल वोट की अपील बिल्कुल करेंगे और मैं कह रहा हूं कि पूर्व के किए गए विकास के कार्य और मात्र 8 महीने में मैं कह रहा हूं, चाहे जल को ले लीजिए, ईआरसी पर कार्य हुआ, आप बिजली को ले लीजिए, सूर्य घर योजना में 78,000 रुपए तक की सब्सिडी देना शुरू हो गई है। आप देख लीजिए कि यहां पर आत्मनिर्भरता की बिजली बनने के लिए बिल्कुल कार्य शुरू हो गए हैं। आप तीसरे किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि हमने वादा किया था, बिल्कुल 6,000 से 8,000 कर दी गई है। एमएसपी दर जो गेहूं की थी 2270 से 2400 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के राजस्थान बिल्कुल सजग राज्य है। जो राज्य कांग्रेस के काल में बिल्कुल नंबर 1 बन गया था, जो नंबर 1 महिला अत्याचार में बन गया था, वेट की दरों में नंबर 1 बन गया था, वो आज हमने हमारा वादा पूरा किया, 2% वेट की दरें भी घटाई है। आप देखिए कि पेपर लीक माफिया, उन रोजगार को, युवाओं को जो कुठारघात कांग्रेस की सत्ता ने किया था, वो आज भाजपा की सत्ता। अभी आधे घंटे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आरपीएससी की जो बिल्कुल सील पैक रूम था, वहां बिल्कुल रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को वहां लेकर के गए हैं और लगातार उन पे जबरदस्त तरीके से कार्रवाई हो रही है। और मैं निवेदन कर रहा हूं, अब आशीष जी मेरा टर्म है, आप पूरा बोलने दीजिए। इनकी क्षमता नहीं है सुनने की, ये बीच में बोल करके बस अनुशासनहीनता जानते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं
संक्षेप में कंप्लीट बिल्कुल, करें। किसान सम्मान निधि आप देखिए, महिलाओं के सम्मान में हमने 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी, बिल्कुल देने लगे हैं। आप देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज में आधा किराया बिल्कुल हमने कर दिया है। इस प्रकार के तमाम कई मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के हम बिल्कुल रोकने के लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, सभी तरीके के तमाम बड़े मुद्दे जो हमने मैनिफेस्टो में दिए थे, ठीक है, वो पूरा करने को जा रहे हैं। और इसी के साथ में हम 6 जो उपचुनाव आ रहे हैं सीटों को लेकर के, हम इसी बात को लेकर के जाएंगे। और हम आश्वस्त भी हैं कि जनता सब समझती है, ये झूठे जुमलेबाजी करने से कार्य नहीं होता। और 6 की 6 सीटें निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता भी है और हमारे को और सहयोग मिलेगा। राजस्थान की समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से अपनी बात को निर्भरता के साथ में विकसित राजस्थान की ओर हम आगे निश्चित ही लेकर के जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये बातें आपने क्यों बंद की और महिलाओं में अपराध की 8% वृद्धि है, उस पे इनके पास कोई जवाब। ठीक है, ये बातें अब चुनाव में मैदान में लेके जाएंगे आप। क्या आपका प्रिडिक्शन है 6 सीटों को लेकर के? 6 सीटों पे कांग्रेस पार्टी 6 की 6 सीटें हो रही है और 6 की सीटों पर बीजेपी का मोरिया बोलना तय है, जैसे लोकसभा चुनाव में बोला था। ये वादा चलिए करते हैं, बोले 25 चलिए, आज के एजेंडा में हमने चर्चा की, मतलब ये हार करके भी कैसे अपने आप को जीता हुआ बोल रहे हैं। 25 में से 14 सीटें ज्यादा होती है, कहां होती है? अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये इनका आत्मविश्वास का झूठा आत्मविश्वास आ गया। चलिए, झूठा आत्मविश्वास। राहुल गांधी जी सीख के आए हो क्या? राहुल गांधी जी सीख के आए हो क्या? सुमित जी, भीमराज जी, समय की सीमा है। सुमित जी, 10 नंबर मिलते हैं। सुमित जी, भीमराज जी, अरे कर्म करो ऐसे। देश में अगर 70 साल कर्म करते, ठीक है, जनता यूं बाहर, ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, समय की सीमा है। तीसरी बार लगातार आप दोनों को रोकना चाहूंगा, समय की सीमा है। बिल्कुल ठीक है, समय की सीमा है। सुमित जी, आप 400 का दावा कर रहे थे, जनता ने आपको 240 पूर्ण बहुमत का समर्थन के साथ में सत्ता आई है। कोई पूर्ण बहुमत नहीं है, आपको समर्थन लेना पड़ा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश से, वरना सरकार नहीं बनती थी आपकी। आपको आप 100 तक भी नहीं पहुंच पाए, फिर आपकी बातें करूंगा मैं। अरे आप अपने बताइए, 99 सीटें, आपने 99 का राजस्थान में भी 99 और केंद्र में भी 99, अरे उसमें भी, और आपका गठबंधन, हाँ ठीक है, अभी हरियाणा में गठबंधन टूट गया आपसे। ठीक है, क्या हुआ? हरियाणा ये सब झूठे झूठेबाजी है। मैं आपको दावा करता हूँ, हरियाणा दावा आप मत करिए, दावे तो राहुल गांधी जी झूठे बहुत करते हैं, और जेएनडीके इंदिरा गांधी जी ने खूब करे, सोनिया गांधी जी ने खूब करे, लेकिन ये दावे चले नहीं। चलेगी तो सच्चाई, और ये सच्चाई ही देश को आगे बढ़ाएगी। चलिए आप दोनों, भीमराज जी, ठीक है, सुमित जी, नहीं चलता। सुमित जी, भीमराज जी, समय की सीमा है, समय आज समय की सीमा है। चलिए ठीक है, चलिए आपकी अग्नि परीक्षा होगी चुनावी मैदान में। सुमित जी, भीमराज जी, अभी चुनावी सभाएं करनी है, जनता के बीच में जाना है, ये मुद्दे हैं, ये लेकर के जाने हैं। 6 सीटों पर उपचुनाव होना है। आप दोनों आज की चर्चा में शामिल हुए, बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी और कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जी जाखड़, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। उपचुनाव को लेकर हमने चर्चा की। उपचुनाव में जो चुनावी मुद्दे होंगे, एक और जहां सत्ताधारी दल दावा कर रहा है कि 6 की 6 सीटें सरकार के किए कामकाज के नाम पर जनता उनकी झोली में डालने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सरकार के जो कामकाज है उनसे जनता संतुष्ट नहीं है। देखना दिलचस्प होगा 6 सीटों को लेकर होने वाले उपचुनाव के परिणाम पर। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।